ठीक है, चले फिर। हम्म, ओके सो मैं कहाँ पे था? हाँ हाँ, अभी क्या बोल रहे थे कि कंसल्टेंट दो तरह के होते हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट और टेक्निकल कंसल्टेंट। फंक्शनल कंसल्टेंट में हम लोग हो गए, हम लोग इन द सेंस एस डी, एम एम, एफ आई, ये सब जितने हो गए ये फंक्शनल हो गए। और टेक्निकल में हो गए बेसिस वाले और अबैप वाले। अबैप मतलब जो कोडिंग करते हैं, बेसिस मतलब जो मेनली ऑथराइजेशन देखते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या है और जो ये सब देखते हैं, ये दो जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। तो ये जो टेक्निकल वाले जो भी सेव करेंगे वो वर्क बेंच रिक्वेस्ट में सेव करेंगे, और हम लोग जितने करेंगे वो किस में सेव करेंगे? फंक्शनल कंसल्टेंट जो सेव करेगा वो सेव करेगा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट वाले में। ठीक है, तो ये है मतलब कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, इसको हम ओके करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। वापस हम क्या करते हैं, इस पे आते हैं /nva01, सेम टी कोड, सेम। अभी आप ये देखो, ये ऑर्डर टाइप एरर देने लगा। अब ये कह रहा है कि ओआर VA01 से नहीं काम, VA01 से नहीं VA11 से चलेगा। ये आपने 0 को 1 किया था, वो वो 0 से 1 11 किया था। तो ये हम पर्पसली चेंज करते हैं। जैसे आपने बताया ना कि हम एक ZSK बनाते हैं, फिर ZRE बनाते हैं, VA0 OR बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स हैं, और उस ऑर्डर्स को क्यों हम बना रहे हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर मुझे पता था कि अगर जो रिक्वायरमेंट हमारा ये है, अभी हम लोग देखो सेल्स ऑर्डर ना करके हमने क्या कर दिया, इंक्वायरी बना दिया, इसको डिफाइन कर दिया एज ए इंक्वायरी। अब जो ओवर से बनेगा वो इंक्वायरी रहेगा, इसलिए वो ट्रांजैक्शन कोड चेंज करने के लिए बोल रहा था। तो ये सारे जो फील्ड हैं कंसल्टेंट को सबको पता होना चाहिए, ये फील्ड क्या करती है, ये फील्ड क्या करती है, ये फील्ड क्या करती है, सारा फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। यही है कंसल्टेंट का जॉब, दैट्स इट। एज ए वर्क ये सब कुछ नहीं करेंगे हम, एज इट इज छोड़ देंगे, या मिनिमली हो सकता है कि मैक्सिमम हम बताते हैं कि क्या चेंज करते हैं। किसी में आइटम डिवीजन लगाना है तो लगा दिए, किसी में हटा दिए, किसी में रीड इन्फो रिकॉर्ड लगा दिए, बस ये छोटी छोटी चेंजेस करते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं करते हम लोग इन रियल सिनेरियो में। क्योंकि रियल सिनेरियो में क्या होता है, जो SAP दिया है एज इट इज हम उसको पास करते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया कि कितना टेक्निकल काम करते हैं और कितना प्रैक्टिकल काम करते हैं। अच्छा, डेटाबेस जहाँ तक बात है वो कंसल्टेंट का जॉब नहीं है। ठीक है, वो कंसल्टेंट का जॉब नहीं है। हम क्या करेंगे, डेटाबेस अब एपर देगा मुझे फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में हमको डेटा चाहिए, हम वो फॉर्मेट कस्टमर को भेज देंगे। याद है जैसे वो हम लोगों को भेज देते थे विकास? एक्सेल में जो हम करते हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो इंड यूजर जो है हम लोगों को एक्सेल में भर के देगा, वो सेम एक्सेल सिर्फ हम पास कर देंगे अब एपर को। अब एपर समझेगा कि सही है कि गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करना है, क्लाइंट और हमारा टेक्निकल टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, प्लस ये सब जो फंक्शनल टेस्ट, फंक्शनल चेंजेज है वो सब हम लोग करेंगे। क्लियर है कि कोई डाउट? पवन, ऑल इज वेल? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके फाइन। लास्ट क्लास से कुछ डाउट्स? डाउट तो था, बट क्या है कि आज मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैंने रिविजन नहीं किया। ओहो ओहो, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, बट मुझे देखना पड़ेगा। मैंने भी वो स्टडी मटेरियल कहाँ रखा है मुझे खुद नहीं पता चल रहा। इतने दिनों के बाद हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि सब कुछ इधर उधर हो गया है। राइट। एक मिनट है, मैंने शायद कोई नहीं, हम लोग आज से कंटिन्यू रहेंगे।
और आपका मॉर्निंग में किस टाइम का होता है शिफ्ट वगैरह जो होता है? 9 to 5, 9 to 5। आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो क्या ऑफिस? 8:30 को, हाँ जी, 8:30। 8:30। तो मॉर्निंग में रख लेगा इसको, एक्चुअली 9:30 इवनिंग में आ जाते हैं, जंक्शन हो जाते हैं पूरा, बैंड बज जाती है। मेरा 9 to 5 तो मतलब कि काफ़ी टाइम मिलता है मुझे। नहीं मॉर्निंग, नहीं इवनिंग में ठीक है, मैं मॉर्निंग बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में रख सकते हैं क्या सुबह 6-7 बजे? मॉर्निंग में 6 to 7। हाँ, थोड़ा क्या फ्रेश माइंड होगा, कुछ समझ आएगा। इस टाइम रात को आ जाते बैंड बज जाती है यार माइंड। चल सकता है, कोई इशू नहीं है। विनोद भाई आपको बताओ। मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोग अगर देख लो, अदरवाइज मुझे कोई इशू ज़्यादा नहीं है। आप लोग, अगर चलता है तो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है एक्चुअली। मुझे घर पे ही रहना है तो मुझे कोई ज़्यादा इशू है नहीं, है ना। अच्छा, तो आप 6 से 7 का रखते हैं ना मॉर्निंग में? क्या पवन, आपका क्या है? 6 से 7 चलेगा, नो। नो इशू। तो अर्ली मॉर्निंग जो रहेगा ना वो एक्चुअली सही रहता है। थोड़ा फ्रेश माइंड भी रहेंगे, थोड़ा सा सही भी रहेगा। चलो, ये मेरा अपना जो है मटेरियल वो तो दिख नहीं रहा, इसी से आज करते हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं। हम लोगों ने जस्ट इसी को रेफर करते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बताना। हमने पढ़ा था ईआरपी क्या है। ईआरपी समझ में आया था क्या? ईआरपी क्या है? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको समझ में नहीं आया था? ईआरपी और एसएपी में फ़र्क नहीं समझ में आया था, तो मैं बताता हूँ। राइट। ईआरपी एक बड़ा छाता है। जैसे आप अगर बोलो फल, तो फल के अंदर में हम आम को भी बोलेंगे, केला को भी बोलेंगे, अमरूद को भी बोलेंगे। राइट, राइट। उसी तरह से ईआरपी हुआ फल। अब ईआरपी अगर हम बोलते हैं तो मतलब डिफरेंट टाइप का हम बोल सकते हैं। एक हो गया एसएपी, ओरेकल, कानबान, जीरा, डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे ये। मतलब आप समझ लो कि आम, केला, अमरूद इस तरह के हो गए एसएपी, ओरेकल, कानबान और ये है। ईआरपी किसको कहते हैं? ईआरपी बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वो क्या करता है? इंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स मतलब डिफरेंट टाइप को रिसोर्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप का रिसोर्स हो सकता है। रिसोर्स मतलब एक मैन पावर एक रिसोर्स हो गया, आदमी जो है रिसोर्स हो गया, मटेरियल मशीन रिसोर्स हो गया, मटेरियल रिसोर्स हो गया। तो इन सब को रिसोर्स, और प्लानिंग तो आप समझ रहे हो प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्स है उसको बेटर ढंग से हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से कैसे रख सकते हैं, ये बताता है ईआरपी, जिसको हम ऑलरेडी बोल रखे थे 4M, है ना। 4M को जो हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ईआरपी। और एसएपी जो है वन ऑफ द ईआरपी है। जैसे अमरूद जो है वन ऑफ द फल है। गॉट इट? तो हम एसएपी के थ्रू हम इन सभी रिसोर्सेज को प्लानिंग कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे एसएपी के अंदर। क्लियर है? क्लियर। ओके, तो ये था। और बाकी तो ये डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है एसएपी का। एसएपी ईआरपी, एसएपी सीआरएम, एसएपी पीएलएम। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एसएपी ईआरपी। ये उसका हिस्ट्री है कि एसएपी मतलब कब से काम कर रहा है, कितने दिनों से कर रहा है, उसके बाद जस्ट ओवरव्यू। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, बट यू शुड नो कि एसएपी कब कब आया, कब कब नहीं आया, कब कब इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। क्लियर ना विकास? हाँ जी। ओके ओके। सो वही व्हाट इज ईआरपी और उसके चेंजेस। ये मेन अगर हम बोले तो एसडीएमएम और पीपी, ये एफआई, ये सारे मेजर क्या बोलते हैं उसको, मेजर मॉड्यूल्स हैं। और इन सभी मेजर मॉड्यूल्स का ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एसडी का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जस्ट अभी एक एफआईआई के लिए कि फाइनेंस वाले का कंपनी कोड होता है, इसका परचेज और होता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब है क्या एक्चुअली।
ये डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स दिखाया हुआ है कि कितने मॉड्यूल्स हैं एसएपी के अंदर। देख रहे हो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, सबका अलग अलग काम है। लेकिन एक कंपनी में सारे मॉड्यूल्स नहीं रहता है। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें ज़्यादा मॉड्यूल्स रहेंगे, अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो कम से कम मॉड्यूल रहेगा। जैसे अगर जो अपना कॉल सेंटर वगैरह कुछ चलता है वो CS मॉड्यूल पे काम करता है। MM मतलब मटेरियल के लिए, PP मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर ये प्रोडक्शन के से रिलेटेड है तो FI फाइनेंस, CO कंट्रोलिंग उसी का एक पार्ट है, इसको FICO भी बोलते हैं, है ना। ये मेजर है, डाउन में उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है एग्जैक्टली, जस्ट फॉर इन्फो के लिए। आर्किटेक्चर ऑफ SAP, आप अगर दिखा रहे हो SAP के 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आर्किटेक्चर पूछेगा कि SAP का आर्किटेक्चर क्या है। तो ये 3 लेयर पे काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे सर्वर होता है, प्रेजेंटेशन लेवल पे हम इनपुट डालते हैं जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट होता है। एप्लीकेशन लेवल पे एप्लीकेशन सर्वर काम करता है जहाँ पे कंपाइल करती है, और डेटा जो कंपाइल करने के बाद जो डेटा सेव करना होता है वो डेटाबेस लेयर पे जाता है। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लैंडस्केप। व्हाट इज लैंडस्केप? तो लैंडस्केप क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सर्वर। हम कितने सर्वर SAP में रख रहे हैं और उसको कैसे अरेंज करके रखते हैं, उसको हम SAP के लैंग्वेज में लैंडस्केप बोलते हैं। तो कितने सर्वर है? मैंडेटरली वी हैव टू से 3 सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर में हम लोग क्या करते हैं, सारा डेवलप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कोई भी डेटा हमारा चाहे मास्टर डेटा हो या कोई भी डेटा हो, डेवलपमेंट सर्वर में नहीं रहेगा। हमारा क्वालिटी सर्वर में हम क्या करते हैं, क्वालिटी सर्वर में हम जो भी डेवलपमेंट किए हैं डेवलपमेंट सर्वर में, उसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, बट डेवलपमेंट सर्वर में भी टेस्ट करते हैं। डेवलपमेंट सर्वर में कौन सा टेस्ट करते हैं? यूनिट टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्ट मतलब मॉड्यूल इंडिपेंडेंट, सॉरी मॉड्यूल डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स SD वाला SD अपना खुद का चेक करेगा, MM वाला MM अपना खुद का चेक करेगा। अगर हमको इंडिपेंडेंट चेक करना है, लाइक हमने SD में कुछ काम किया, वो MM वाले के पास रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे ही हमने सेल्स ऑर्डर बनाया, डिलीवरी बनाया और PGI किया, PGI क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही आप मान लो कि हम डिलीवरी बनाए तो क्या होना चाहिए, स्टॉक घट जाना चाहिए। मान लो अभी मेरा स्टॉक 100 क्वांटिटी है, हमने 50 क्वांटिटी बेच दिया, तो स्टॉक में अब सिर्फ 50 क्वांटिटी दिखना चाहिए, करेक्ट। बट उसको हमको टेस्ट करना है कि स्टॉक घट रहा है कि नहीं, स्टॉक बढ़ रहा है कि नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो वो हम कहाँ टेस्ट करेंगे? वो क्वालिटी सर्वर में टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो SD और MM का इंटीग्रेशन है। और प्रोडक्शन सर्वर में अगर यहाँ पे हमारा हमारा टेस्टिंग पास होता है तो हम उसको पास कहाँ पे कर देंगे? प्रोडक्शन सर्वर में। क्लियर? यस। अच्छा विवेक भाई, एक बात बताओ, जो भी हम लोग SD कंसल्टेंट का काम होता है, हम लोग क्या रिलीजेस वगैरह भी करते हैं क्या? रिलीजेस का काम किसका है? बैप टीम का या हमारा ही होता है? किसका? रिलीज जो होता है, जो वर्जन रिलीज जो होते हैं के वो बेसिस का काम होता है, वो हमारा काम नहीं है, वो बेसिस का काम होता है। उसमें SD का भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जस्ट टू चेक करने के लिए कि कुछ इशू तो नहीं हुआ, मतलब उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, हाँ। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, अगर आपने कुछ चेंज किया है, अगर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, तो माइट भी कि आपने जो चेंज किया, जो चेंज करना चाह रहे थे वो तो हो गया, लेकिन साइड से इम्पैक्ट कहीं और भी हो रहा है। तो इस तरह के टेस्ट को हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए फंक्शनल कंसल्टेंट का होता है, बट जो ओरिजिनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिस टीम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक। ये मैं बोल रहा था कि जो डेवलपमेंट सर्वर है उसमें हम कौन सा टेस्टिंग करते हैं? यूनिट टेस्टिंग करते हैं। और क्वालिटी सर्वर में कौन सा टेस्टिंग करते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। डेवलपमेंट सर्वर में कितने क्लाइंट होते हैं? 3 क्लाइंट होते हैं।
जो जो अभी हम रिपीट कर रहे हैं ना, मतलब ये सारे पुराना हम पढ़ा चुके हैं, अभी हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये रिपीट कर रहे हैं मीन्स यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स बाय हार्ट। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। गॉट द पॉइंट ना? तो डेवलपमेंट सर्वर में 3 क्लाइंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट, वेब डेवलपमेंट एंड यूनिट टेस्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग वाले क्लाइंट में हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंसल्टेंट अपना सेटिंग करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है। वेब डेवलपमेंट में टेक्निकल कंसल्टेंट जो है वो अपना काम करेगा, और यूनिट टेस्टिंग में हम लोग जो भी इसमें टेस्ट किए हैं वो टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जितने भी मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है वो हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और उसमें हम चेक करते हैं कि एसडी का जो इम्पैक्ट है वो एफआई पे आ रहा है कि नहीं, एफआई का इम्पैक्ट एसडी पे जा रहा है कि नहीं, मतलब क्रॉस मॉड्यूल काम कर रहा है कि नहीं। प्रोडक्शन सर्वर में कंसल्टेंट का कोई काम नहीं है, इसमें कंसल्टेंट कोई काम नहीं करेगा, इनफैक्ट एक्सेस भी नहीं रहता है, कंसल्टेंट को इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं दिया होता है, और इंड यूजर को डेवलपमेंट का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं रहता है। टेस्टिंग का दोनों का रहता है, सो दैट कि हम टेस्ट कर सके। वो भी अगर आपके यहाँ टेस्टिंग टीम सेपरेटली है, मतलब अगर आपका कंपनी बड़ी है तो टेस्टिंग टीम सेपरेटली रखेगी। उस केस में क्या है, ना तो कंसल्टेंट को एक्सेस रहेगा ना क्लाइंट को एक्सेस रहेगा, वो सिर्फ टेस्टिंग टीम ही टेस्ट करेगी। ये अभी मैं दिखा रहा था कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और वर्कबेंच रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट नंबर आता है, जो जैसे जो भी हमने अभी सेव किया तो एक आया ना नंबर, उसको हमने यहाँ से क्लिक कर दिया तो वो सेव हो गया। सेव हो गया तो इस वाले कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट नंबर के अंदर हमारा जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो गया। अब ये नंबर हम क्या करेंगे, ये नंबर हम बेसिस वाले को बोलेंगे कि इस नंबर को आप हमने डेवलपमेंट में चेंज कर दिया है, इसको क्वालिटी में लेके चले जाओ। तो जैसे ही वो इस नंबर को ट्रांसपोर्ट करेगा तो जो जो चेंजेज हमने डेवलपमेंट में किए हैं सेम चेंजेज ऑटोमेटिक वो पास हो जाएगा क्वालिटी वाले में। फिर वहाँ मुझे सेपरेट टेस्ट अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ठीक है, अभी हमने क्या बताया, हम इसमें जो भी चेंजेस किए ट्रांसपोर्ट जो भी डेवलपमेंट सर्वर में चेंज किए वो हमने सेव कहाँ किया, वो हमने सेव किया कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट के अंदर। और ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट हम क्या किए, अब बेसिस वाले को दिए, बेसिस वाले ट्रांसपोर्ट कर दिए। इसमें क्वेश्चंस आता है कि व्हाट वाज योर रोल, आपका क्या काम था इसमें, जब वो ट्रांसपोर्ट आप करवा रहे थे तो आपको ने कुछ काम किया क्या। यस, हम लोग कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं। एक टी कोड है AC01, AC01 में हम जा कर के ये रिक्वेस्ट नंबर डालेंगे, उसको रिलीज करेंगे। एक ट्रक मतलब एक बटन है रिलीज करने का, उसको रिलीज करेंगे। जब हम रिलीज करेंगे तभी बेसिस वाले डेवलपमेंट से क्वालिटी में ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो ये एक क्वेश्चन है। ये AC01 से हम उसको रिलीज करते हैं। रिलीज का ये ट्रक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम गए, ये है हमारा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर, यू कैन सी दिस वन। इस पे क्लिक करके और इसको इस ट्रक पे क्लिक कर देंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज हो जाएगा तब हम ये नंबर जो है बेसिस वाले को भेज देंगे, फिर बेसिस वाला उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, यहाँ से हमने नहीं पढ़ा था, करेक्ट ना? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा था। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है न्यू सेशन या कैसे, या कल मॉर्निंग में कब से रखना है, कल से परसों से? ये कल से रखो, जैसा आपको बेनिफिट हो। कल परसों नहीं, एक काम करते हैं, 1-2 दिन रुक जाते हैं। लेट मी चेक की, मैं बताता हूँ। ये मंडे से इसको करते हैं मॉर्निंग वाला सेशन, ठीक है। ठीक है। 1-2 दिन हम लोग नाइट में करते हैं, फिर देखते हैं मंडे से करते हैं, ठीक है जी। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर से करना है क्या, आगे क्लास करना है?
या सिर्फ हाँ हाँ आज करना करना है? ठीक है, 1 मिनट करो आप, मुझे दो जरा, मैं पानी पीता हूँ। ये है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर मतलब जो कोई भी, और इंटरप्राइज मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम अगर एसएपी में उसको मैनेज करना चाहते हैं तो एक स्ट्रक्चर उसको देंगे कि कैसे कैसे वो मैनेज होगा। तो ये हमारा मेनली स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे हाईएस्ट जो है कंपनी है, ठीक है। इसके बाद है कंपनी कोड। तो कंपनी किसको कहते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी कोई भी एक जिसका ग्रुप ऑफ कंपनी कोड हो उसको हम कंपनी कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंपनी कोड इन द सेंस, ग्रुप ऑफ कंपनी कोड इन द सेंस, आप छोड़ दो अभी कंपनी को, पहले आते हैं हम कंपनी कोड के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपको कंपनी समझ में आ जाएगी। कंपनी कोड है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, जो भी एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, वो कंपनी कोड के अंदर होती है। जैसे अगर एक हमारी कंपनी है टाटा स्टील, ठीक है, तो टाटा स्टील में कितने का सामान बिका, कितने का सामान आया, डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट हो सकते हैं, लॉस अकाउंट, वारंटी के लिए एक अलग से अकाउंट रखते हैं, एएमसी। जैसे अगर हम टाटा स्टील की ही बात करें तो उसका एक अकाउंट क्या होगा, पैसेंजर वाले कार का लिए अकाउंट, एक हो सकता है टाटा जो अपना नमक वगैरह है उसका एक अकाउंट होगा, कि हम सो दैट कि वो पता कर सके कि हमने नमक से बिजनेस में कितना कमाया। एक उसका ऐसे ही मतलब डिफरेंट स्टील वाला एक अलग सा अकाउंट रहेगा, सो दैट कि ही कैन नो कि स्टील से उसका क्या बिजनेस हुआ, क्या आया क्या गया। तो जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है एक कंपनी में, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, कंपनी कोड के अंदर रखते हैं। एनी डाउट ऑन कंपनी कोड? नो नो। अब देखो कि अगर मैं ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट अगर मैं टाटा की बात करूं, जैसे ही बात कर रहा हूं, तो अलग अलग कंपनी कोड होगा। एक कंपनी कोड क्या होगा, टाटा स्टील। टाटा स्टील वाले को टाटा नमक से कोई लेना देना है क्या? नहीं लेना देना है। उसको क्या मतलब कि टाटा नमक वाले ने क्या बेचा क्या नहीं बेचा, कितना कमाया कितना नहीं। लेकिन जो टाटा का मालिक है रतन टाटा, उसको तो मालूम, उसको तो फर्क पड़ता है ना कि मेरा टाटा नमक से क्या कमाई हुआ, टाटा स्टील से क्या हुआ, टाटा ट्रक से क्या हुआ, टाटा पैसेंजर व्हीकल से क्या हुआ। रतन टाटा को तो होगा उसका। तो रतन टाटा के लिए एक कंपनी बनाएगा। रतन टाटा के देखने के लिए हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे जो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड ने कितना क्या कमाया, यानी इसका जो है समरी हम कंपनी कोड में पास करेंगे। इसका ये पेरेंट होगा कंपनी। डाउट है तो मैं फिर से बताता हूं। नो नो नो। ठीक है, कंपनी कोड क्या है? कंपनी कोड ये बताता है कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसका कितना हुआ है वो हम सेव करेंगे कंपनी कोड के अंदर में। और डिफरेंट टाइप का कंपनी कोड को हम एक कंबाइन करके कंट्रोलिंग एरिया देते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपनी। वेरी मच क्लियर? ठीक है, अब इसको हम उसके नीचे में अगर हम देखें तो आता है हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जैसे कंपनी कोड के अंदर, इस कंपनी कोड के अंदर कितना हमने माल खरीदा। माइट भी एक कोई भी कंपनी जो है सिर्फ बेच नहीं सकती है, वो कुछ खरीदेगी तब कुछ बेचेगी, कुछ खरीदेगी फिर उसको बनाएगी, जैसे रॉ मटेरियल खरीदेगी उसको फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करेगी और तब उसको बेचेगी, करेक्ट। तो एक कंपनी कोड में हम सारा कुछ ट्रांजैक्शन रखेंगे क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या मेरा प्रोसेसिंग में, जैसे उस रॉ मटेरियल को फिनिश में करने में बहुत सारा खर्चा आएगा, लेबर कॉस्ट आएगा, मशीनरी कॉस्ट आएगा, कुछ एडिशनल पार्ट्स लगेंगे, तो ये सारा चीज़ हम कंपनी कोड में लिखेंगे। लेकिन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखेंगे,
ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ सेल्स के लिए, कि एक किसी भी कंपनी के अंदर कितने का सेल्स हुआ, कितने का मार्जिन हुआ, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर क्लियर। गुड, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया, आप कंपनी समझ गए, कंपनी कोड समझ गए एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन समझ गए। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक ये बोल सकते हो कि एक टर्नल है, मतलब मीडियम है जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है इंड कस्टमर तक पहुंचता है। एग्जाम्पल के रूप में वेयर हाउस, सॉरी एग्जाम्पल रिटेल, होलसेल, डीलर, हो सकता है इंस्टीट्यूशन, हो सकता है गवर्नमेंट। जैसे एक हमारा कोई एक मटेरियल है, हम गवर्नमेंट में डील करते हैं। अगर हम टाटा की ही बात करें तो टाटा आर्मी के लिए भी ट्रक बनाती है, करेक्ट। उस आर्मी वाले ट्रक को वो हम लोगों को नहीं बेच सकती है। टाटा के पास ऑब्लिगेशन है कि वो ट्रक जब भी जाएगा तो आर्मी के पास ही जा सकता है। तो वो उसको कैसे कंट्रोल करेगा कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ हम गवर्नमेंट को बेचना है, ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ होलसेल में हम जाएंगे तो ये प्राइस लगेगा, रिटेल में जाएंगे तो ये प्राइस लगेगा। मतलब ये सब क्या हो रहा है? वे है जो कि एंड कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच रहा है। रिटेल, अगर आप रिटेल में जाते हो तो कुछ अलग रेट, अलग मतलब रिटेल से क्या होता है? रिटेल में एंड कस्टमर के पास जा रहा है। अगर कोई होलसेलर कंपनी से खरीद रहा है तो उसको अलग रेट में लगेगा, अलग उसके साथ वो डील करेगा, बट वो भी एक वे है जो कि हमारा प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का एक चैनल है, दैट्स इट। आई थिंक क्लियर होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यस। गुड। आगे आता है डिवीजन। डिवीजन में हम क्या करते हैं? इसको प्रोडक्ट को ग्रुप में बांटते हैं। जैसे अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा एक ग्रुप रखा होगा टाटा ट्रक। उस ट्रक में हम क्या करेंगे? टाटा ट्रक में जितने भी ट्रक उसके आते हैं, आई डोंट नो 16 चक्का वाला, 20 चक्का, 100 चक्का, जो भी है उसको उस वाले कोड में वो रखेगा। इसके बाद एक वो रखेगा टाटा पैसेंजर। तो पैसेंजर में उसका जितने भी जो 4 व्हीलर्स आ रहे हैं उस सब का बिजनेस को रखेगा। मतलब डिवीजन बांटा हुआ है उसका, प्रोडक्ट को ग्रुप में बांटा हुआ कि इस ग्रुप से हमको देखना है कि कितना कमाई आता है। जैसे अगर मैं ईटन का जस्ट एग्जांपल दूं तो क्या होता है? ग्रुप में बटा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप, एक है बसमैन ग्रुप, एक है वीसीबी ग्रुप, करेक्ट विकास? राइट। तो वो सारा डिवीजन है कि हम इलेक्ट्रिकल में ये पास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पास करते हैं, रिटेल में, अब सॉरी रिटेल नहीं, फॉर्च्यून में हमारा ये है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर हमारे पास प्रोडक्ट हैं तो उनको हम प्रोडक्ट को ग्रुप में बांटते हैं। उस ग्रुप को एसएपी के टर्म में डिवीजन बोला गया है। क्लियर है पवन? सर गुड। तो क्या है, स्क्रीन जूम करने के बाद दिख नहीं रहा। ये डिवीजन है, नाम मैं बता रहा हूँ ना, डिवीजन है। ये थोड़ा सा धुंधलापन है। मैंने बोला ना कि आज मैंने अपना वो डॉक्यूमेंट नहीं खोल रखा है, इसलिए वो थोड़ा सा डिवीजन, बट ये है डिवीजन। मैं आपको देखना ना, मैंने जो आपको दिया है उसमें होगा। ये क्या है? डिवीजन है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिवीजन हम किसको कर रहे हैं? प्रोडक्ट को ग्रुप में बांट रहे हैं। डिफरेंट टाइप का ग्रुप। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को उसके रेंज पे, प्रोडक्ट रेंज के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुप में बांट दिए। ठीक है? जैसे अगर हमको ग्रुप में ही बांटना है तो एक, जैसे अगर मेरे पास CFL बल्ब है तो एक ग्रुप हो गया ना, 5 वाट का एक ग्रुप हो गया, 9 वाट का एक ग्रुप हो गया, 2 वाट का एक ग्रुप हो गया। तो कोई भी एक ग्रुप का हम कर लिए, या ऐसा भी कर सकते हैं 5 to 10 वाट को एक ग्रुप में रख दिए, 10 to 20 वाट को एक ग्रुप में रख दिए, उसका ग्रुप का नाम दे दिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2। तो सिमिलरली उसको हम बोलेंगे डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 इन SAP टर्म।
क्लियर है? यस सर। गुड। नीचे आता है सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस इज जस्ट लाइक ब्रांच। जैसे आप HDFC देखो, HDFC का मेन ब्रांच हर स्टेट में एक होता है, बट उसके ब्रांचेज अलग अलग होते हैं, करेक्ट? वो ब्रांचेज जो है नथिंग बट सेल्स ऑफिस है। जहाँ पे हम, अगर हम डिफिनेशन बोले तो सेल्स ऑफिस वहाँ है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल विल सिट फॉर अ कॉमन पर्पसेस, अ कॉमन वर्क। लाइक अगर हम ब्रांच ऑफिस में गए तो कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई लोन दे रहा है, कोई सेविंग अकाउंट खुला रहा है, तो ये सब कॉमन पर्पस के लिए जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं उसको हम सेल्स ऑफिस कहते हैं। डिफिनेशन पे आप मत जाओ, डिफिनेशन डाउन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सब कुछ। अभी मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये सभी है क्या। आप डिफिनेशन क्या बोलना है वो यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा आपको। क्लियर है ना? तो ये है सेल्स ऑफिस, जहाँ पे हम, इट्स जस्ट लाइक ए ब्रांच, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल विल सिट फॉर अ कॉमन पर्पस। और ये जो सेल्स ग्रुप है, ये वही ग्रुप है जो कि सेल्स ऑफिस में बैठेगा, उसको सेल्स ग्रुप बोलते हैं। सेल्स ग्रुप में जैसे एक ग्रुप है जो क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, एक ग्रुप है जो गोल्ड लोन देख रहा है, एक ग्रुप है जो आपका हाउसिंग लोन देख रहा है, एक ग्रुप है जो सेविंग अकाउंट खुला रहा है। तो ये सब ग्रुप है। क्लियर है यहाँ पे? और जो SD के लिए है वो सिर्फ यहाँ पे ही, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को यही पढ़ना है। ये SD का पार्ट नहीं है, ये LE का पार्ट है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन का पार्ट है। बट फिर भी ये सब SD वाले को बहुत सा ज़्यादा मतलब यूज होता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोगों को ये सब भी जानना जरूरी है, बट ये जो है SD के लिए कोर चीज़ है, कोर ऑर्ग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है? अब इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपका हो गया डिफिनेशन वाइज या क्या है ये उसके वाइज। कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने बोला कंपनी, तो कंपनी बोलेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी था क्या, या कंपनी का क्या नाम है। तो हम उसका ये क्वेश्चन है, कंपनी एक्चुअली जब बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत जैसे टाटा, एप्पल, तब वो कंपनी बनाती है। उसका एक रूल्स है बहुत डिफरेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट सेगमेंट में वो काम करती है, जैसे हम टाटा की बात करें तो वो नमक भी बेचती है, इधर स्टील भी बेचती है, गाड़ी भी बेचती है, HR वाले मतलब TCS वाले जो है मैन पावर पे भी काम करती है। तो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट में वो काम करती है, तब हम उसमें कंपनी रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे आप अगर पवन कहीं काम कर रहे हो किसी मैन्युफैक्चरिंग फाइबर कंपनी और कुछ उस वाले में, या मैं ईटन की बात करूं तो इसमें कंपनी नहीं है। ईटन जैसे में नहीं, ईटन में है कंपनी, सॉरी ईटन में है, ईटन में है। ठीक है? तो मोस्टली वैसे में कंपनी मतलब किस में काम कर रहेगी कंपनी, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट में काम होती है। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि या तो डिफरेंट सेगमेंट में काम करे या डिफरेंट कंट्रीज में काम करे। जैसे हमारे पास मान लो एप्पल के पास और दूसरा सेगमेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ एप्पल ही है। एप्पल का आईफोन या टैबलेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही डील करता है, बट उसके पास भी कंपनी होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज में काम करती है। एप्पल इंडिया, एप्पल UK, एप्पल नेपाल, जो भी है वो डिफरेंट होगा। तो ये दो कंडीशन है, अगर वो डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहा हो या डिफरेंट कंट्री में काम कर रहा हो, तभी हम कंपनी बनाएंगे, अदरवाइज कंपनी नहीं बनाएंगे। ठीक है? अच्छा, जितने भी सेगमेंट हो, एक सेगमेंट के लिए एक कंपनी कोड रखेंगे। या अगर हमारे पास 3 सेगमेंट है, मान लो एक टाटा स्टील है, एक टाटा नमक है और एक TCS है जो कि मैन पावर पे काम करती है। ये तो 3 कंपनी कोड हो गया, प्लस ये तीनों 10 डिफरेंट कंट्री में भी है। तो हम
इन सब का कॉम्बिनेशन से 10 और बनाएंगे। समझ गए कितने हम कंपनी कोड बना रहे हैं और कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कितने कंपनी कोड होना चाहिए। वो डिफाइन करते हैं सेगमेंट के हिसाब से प्लस कंट्री के हिसाब से। और अगर हमारा पास 2 या 3 कंपनी कोड है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम एक कंपनी श्योर बनाएंगे सो दैट कि इन सभी कंपनी कोड को ग्रुप कर सके। सिमिलरली आता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेम लॉजिक लगाते हैं हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे भी कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका बोलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में कितने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थे, तो आप जो बोलोगे वो डिपेंड करता है इसी पे कि कितने सेगमेंट में वो काम करती है, कितने सेगमेंट में काम करती है प्लस कितने कंट्री में काम करती है, उतने ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। क्लियर है? जैसे मेरा भी 4450 है सही। 4450 सिर्फ ईटन इंडिया के लिए है ना। अगर आप किसी पुणे वाले में चले जाओ तो वो दूसरा है 4453 या समथिंग 37 या समथिंग कुछ और है। ईटन हम अगर इसकी बात करें हाइड्रोलिक्स या एरोस्पेस या किसी दूसरे के हम बात करें तो डिफरेंट आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पीपीयू का 40 है ना, पीपीयू का सेक्टर का। करेक्ट पीपी का 4450 है ना। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितने भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो कैसे कैसे बेचती है, रिटेल में बेचती है, होलसेल में बेचती है, कोई गवर्नमेंट है, कोई इंस्टीट्यूट से डील करती है, जितने से वो डील करती है उतना उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा। डिवीजन तो प्रोडक्ट के हिसाब से रहेगा कि कितना उसके पास प्रोडक्ट है, उस हिसाब से डिफरेंट डिवीजन रहेगा। सेल्स ऑफिस एंड सेल्स ग्रुप ऑफ कोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे ही रखते हैं, कल से वापस हम इसको स्टार्ट करेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से ही। ठीक है, और कल आप लोग डाउट से आना। कल हम डायरेक्ट जैसे आज पीछे से रिवीजन किए वो अब नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर से प्लस आपका क्वेश्चंस। ठीक है। ओके 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 बाय। कल फिर मिलते हैं कितने बजे? 9 बजे 9:30 बजे? 9 बजे का कल 9 बजे मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय बाय।